हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज जैसा कि आपको पता है हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सेकंड चैप्टर में हमारे पास कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं। तो आज हम उन टॉपिक्स को कवर करने के साथ ही अपना सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर के बाद आप सेकंड चैप्टर के एंड में और मिडिल में जो भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप और जो एग्जाम्पल्स केस स्टडीज दिए हुए हैं वो सारे आप जो है अटेम्प्ट खुद से कर सकते हैं। तो वो आप सारे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करके संडेज को आप मुझसे उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर के बाद जो इस क्लास के बाद जो सेकंड चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो आइए हम फटाफट से जो मैंने आपको कल ही बताया था हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास बचा है सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी। इसमें भी सारे टाइप्स नहीं, कुछ कुछ आपके सिलेबस में है, अदरवाइज कंपनी के बहुत सारे टाइप्स है। इसके अलावा जो हमारे पास बचा है एलएलपी जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा हमारे पास एक मिसलिनियस टॉपिक जो है वो बचा है जो मैं आपको बुक से ही रीड करके करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी की जो है बहुत सारी टाइप्स है। यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ आपको, कंपनी की जो है टाइप्स बहुत सारे है। और कंपनी के टाइप्स जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो कंपनी की है स्मॉल कंपनी, और दूसरी को आप बोल सकते हैं लार्ज कंपनी या अदर देन स्मॉल कंपनी। ये डिस्टिंक्शन अभी जो है वो कंपनी एक्ट ने किया हुआ है, यानी बेस्ड ऑन टर्नओवर या दूसरे जो कंपनी के क्रेडेंशियल्स होते हैं टर्नओवर नेटवर्क, इसके बेसिस पे कंपनी को डिस्टिंग्विश किया गया है इन स्मॉल कंपनीज एंड लार्ज कंपनीज। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये डिपेंड करता है कि जो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस बेसिस पे है, जो कि हम डिटेल में करेंगे। इसके अलावा आपके पास होती है सेक्शन 8 कंपनीज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आया है ओपीसी यानी 1% कंपनी, जो कि हम अभी आपके साथ क्या है डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज की जो टाइप्स है वो बहुत सारी है बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन, लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है वो ये 4 चीजें हैं। तो इनको हम आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी टाइप्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ेंगे कंपनी एक्ट को पूरा पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी। तो आपके सिलेबस में जितना है उतना मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आपके लिए इजी हो। मैंने एक स्लाइड में वो सारी चीजें कवर की है, तो हम एक एक करके जो है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एनपीओ। एनपीओ का क्या मतलब होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, वो किसी चैरिटेबल काम के लिए या किसी चैरिटेबल एक्टिविटी, बीट एजुकेशन, रिलीफ ऑफ पुअर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या हेरिटेज प्रोटेक्शन या स्किल वेलफेयर, और ऐसे किसी प्रोजेक्ट में होते हैं जहां पे उनका जो एंड पर्पज है एंड गोल होता है वो प्रॉफिट नहीं होता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्या रजिस्टर करती है, एज ट्रस्ट, एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अपने आप को रजिस्टर करती है। लेकिन कंपनी एक्ट चाहे पुराना हो चाहे नया हो, दोनों एक्ट ने क्या किया है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इनको एक चांस दिया है कि अगर ये चाहे तो अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर कर सकती है कंपनीज एक्ट के अंडर। तो जो पिछला एक्ट था उसमें इसका सेक्शन 25 था और इस एक्ट में इसका सेक्शन जो है सेक्शन 8 है। तो इनको नॉर्मली हम आम बोलचाल में सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, यानी वो कंपनीज जो नए कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर बनेंगी। सेक्शन 8 में क्या खास है, उसमें यह है कि खाली वो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होंगी जिनका गोल होगा नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसकी जो है रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस है वो अभी आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। तो अब हम समझेंगे कि क्या होता है।
सबसे पहले जो कंपनीज होती है किस सेक्शन में बनती है, सेक्शन 8 में बनती है। मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ऐसी कंपनीज जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। ऐसी कंपनियों का पर्पस क्या होता है, चैरिटेबल एक्टिविटीज या नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करते हैं। इनका पर्पस होता है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज जो है वो अंडरटेक करे, इनका ऑब्जेक्ट जो है प्रॉफिट नहीं होता। अब ऐसी कंपनीज फॉर्म करने के लिए कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप विदाउट एनी कैपिटल ऐसी कंपनीज को फॉर्म कर सकते हैं। वैसे और केसेस में जो है कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है, लेकिन ऐसे केसेस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो पेड अप या सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि पेड अप, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए हमारे पास कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जीरो कैपिटल के साथ भी इस कंपनी को क्या है, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कंपनी बनाने का फायदा क्या है सेक्शन 8 कंपनी का, आप इसको एज अ ट्रस्ट या एज अ एनजीओ या एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं चला सकते। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेटाइज करते हैं ना, उसको आप कंपनी में ले आते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब एक कंपनी बन जाती है तो उसका डेटा जो है वो आरओसी की वेबसाइट पे चढ़ता है, एमसी की वेबसाइट पे चढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। तो नॉर्मली अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करते हैं, तो पब्लिक के सामने उसकी वर्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो पब्लिक के सामने जो है एनहांस हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि जो बड़ी बड़ी एनजीओ है वो अपने आप को सेक्शन 8 के अंडर क्या है, रजिस्टर करवाती है एज कंपनीज। इसके अलावा उनको टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पता है कि हमारे पास इनकम टैक्स में बहुत सारे लॉज है जहां पे चैरिटेबल एक्टिविटीज या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कंपनी है तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है यहाँ पे भी लिमिटेड रहेगी। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि लायबिलिटी जो है हमेशा आपकी लिमिटेड रहेगी। तो इन फीचर्स के साथ जो कंपनी रजिस्टर होगी सेक्शन 8 के अंडर, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। नॉर्मल लैंग्वेज सेक्शन 8 कंपनी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट जो चीज समझनी है वो समझिए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और उसके बाद ओपीसी। ठीक है, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि हमारे पास जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं, कल मैंने आपको बताया, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल बेसिकली वो पैसा होता है जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होता है, इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल और शेयर क्या क्या होता है, शेयर होता है वो कंपनी का एक इक्वल हिस्सा जिसको कंपनी अपने इस कैपिटल को डिवाइड करती है छोटे छोटे हिस्सों में, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। ये बात कल हो गई है। अब इस शेयर कैपिटल की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, बट आपके लिए दो तीन रेलेवेंट है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जब ये टर्म्स आप सुनेंगे बार बार जब आप आगे बढ़ेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है, जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो जब आरओसी के पास फाइलिंग के लिए जाते हैं, जब वो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करते हैं अपना जो एप्लीकेशन, आप समझ लीजिए कि कंपनी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उसमें उनको बोलना होता है कि हम मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम कैपिटल वो अपनी लाइफ टाइम में या नेक्स्ट रिवीजन तक कितना रेज करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। बाय डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द कैपिटल विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सपोज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और इसने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल रखा 10 लाख। अब इसका क्या मतलब है कि इस 10 लाख तक, इस 10 लाख तक क्या है, कंपनी जो है, इस 10 लाख तक जो है कंपनी जो है वो कैपिटल रेज कर सकती है। तो ये मैक्सिमम कैप है। ठीक है, फिर चाहे कंपनी 1 लाख रेज करे, 2 लाख रेज करे, 3 लाख रेज करे, 10 लाख तक ये कंपनी रेज कर सकती है। और इस नंबर के हिसाब से जो है आरओसी फीस जो है वो आप पे करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर आपने ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख की ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 के 10 लाख रेज करो, उसमें से जितना कंपनी रेज करती है, जितना कंपनी एक्चुअली रेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल।
ठीक है, सपोज 10 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है, लेकिन आपने पेड अप किया 1 लाख, आपने अभी 1 लाख का कैपिटल ही रेज किया, तो इसका मतलब आपका पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख है, और आपकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाती है वो यही कैपिटल जाती है, बिकॉज एक्चुअली आपके पास इतना ही पैसा आया है। ये जस्ट एक लिमिट है जहां तक आप रेज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ लेना चाहते हो, सीसी लिमिट के एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने एक बैंक में एक सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया है, सपोज 10 लाख की या 20 लाख की, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप 20 के 20 लाख को यूटिलाइज कर लो, आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख यूटिलाइज कर सकते हो, और बाकी आपका पड़ा रहेगा अनयूटिलाइज्ड लिमिट। ऐसे करके जब आप ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए लिखते हैं, आरओसी में आप अप्लाई करते हैं, तो आपको ऑथराइज्ड कैपिटल मिल जाता है, उसके हिसाब से आप अपनी फीस पे करते हैं, तो आप अपना उस लिमिट तक, उस फिगर तक कैपिटल जो है वो रेज कर सकते हैं। लेकिन आप एक्चुअली कितना कैपिटल रेज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और इतना ही आपका बैलेंस शीट में जो है वो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल करके चीजें आती है, वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए ऑथराइज्ड और पेड अप जो है वो रिलेवेंट है, दो चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आप लोगों ने पहले समझी। तो अब हम इसके बाद आते हैं ओपीसी पे। ठीक है, ओपीसी जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, वन पर्सन कंपनी। ये एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है हमारा 1956, उसमें परमिशन नहीं थी ओपीसी की। अब ओपीसी क्या चीज है? ओपीसी से मेरा मतलब है वन पर्सन कंपनी। पिछले कंपनी एक्ट में ये रेस्ट्रिक्शन थी कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए या मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए जो एक कंपनी को जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, फिर चाहे वो मेंबर हो या बाद में डायरेक्टर हो, वो चीज आप अभी छोड़ दीजिए, रिक्वायरमेंट थी 2 लोगों की। लेकिन नई कंपनी 2013 ने ये चीज हटा दी, इसने एक नया मोड इंट्रोड्यूस किया, वन पर्सन कंपनी, जहां पे क्या बोला गया कि एक ही बंदा, एक सिंगल मेंबर या डायरेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, वो कंपनी को फ्लोट कर सकता है। तो ये परमिशन पहली बार कंपनी एक्ट 2013 ने दी है। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ओपीसी का नहीं था, इससे पहले 2 लोग मिनिमम चाहिए थे कंपनी बनाने के लिए, इसलिए मैंने कल आपको कहा कि नंबर ऑफ मेंबर्स 1 to infinity है। तो एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेंबर और शेयर होल्डर एक ही बात है। जब मैं मेंबर, शेयर होल्डर या ओनर की बात करूंगा तो आप समझ लीजिए शेयर होल्डर, कंपनी के ओनर्स। बट आगे जाके आप ये समझेंगे कि मेंबर्स और शेयर होल्डर्स जो है वो अलग अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। लेकिन अभी के लिए, इस क्लास के लिए या क्लास 11th के लिए, आप मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी करंटली क्या पोजीशन है कंपनी 2013 में कि एक बंदा अकेला भी कंपनी को जो है वो फॉर्म कर सकता है, वही कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, वही कंपनी का मेंबर भी जो है वो रहेगा। तो अब क्या चीज है ये, इसकी गुंजाइश जो है वो कंपनी एक्ट में सेक्शन 262 में डिफाइन किया गया है। ये मैंने लिखा हुआ है कि कहां पे कंपनी एक्ट ने इसके बारे में बात की है, और ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है, वन पर्सन कंपनी। अब इस कंपनी की खुसूसियत क्या है, खास बात क्या है कि एक ही मेंबर अगर हो, यानी एक ही सिंगल सोल बंदा जो हो, ओनर, मेंबर, शेयर होल्डर आप बोल लीजिए, एक शेयर होल्डर जो सारा कैपिटल इसका लेगा, पूरा ही कैपिटल लेगा, और वही इसका जो है एक सिंगल डायरेक्टर जो है वो रहेगा। तो ये एक बंदा अकेले जो है ओपीसी के अंडर, एज ओपीसी अपने आप को एज कंपनी जो है रजिस्टर कर सकता है। इसको अपने नाम के साथ क्या लिखना है, ओपीसी, इसको अपने नाम के साथ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये इससे डिस्टिंग्विश होगा कि ये वन पर्सन कंपनी है। इसके नाम से ही लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है, वन पर्सन कंपनी है। ठीक है, और अगर पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा है तो आप पहचानेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नाम से ही पहचानेंगे। और अगर पीछे एलटीडी लिखा है तो आपको समझ आएगा ये लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो ये नाम से भी आप कंपनीज को फिर पहचान सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। अब आप अगर अपने आसपास आप देखेंगे, आप कंपनीज के नाम पढ़ के पहचान लेंगे कि ये कौन सी कंपनीज है, या अगर पीछे एलएलपी लिखा तो पहचान लेंगे कि एलएलपी है, नाम से आप पकड़ सकते हैं। तो अब इसमें फीचर क्या है कि एक डायरेक्टर और एक मेंबर चाहिए, तो ये कंपनी आप फ्लोट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें मिनिमम कैपिटल और की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल में 1 लाख है, लेकिन पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका क्या मतलब है, जब आप इस कंपनी को रजिस्टर करेंगे, तो आप जो मिनिमम कैप जो आपने उस टाइम पे लेना है वो 1 लाख का लेना है।
यानी आपने ऑथराइज्ड कैपिटल जो है 1 लाख का उस टाइम पे रखना है और 1 लाख के हिसाब से आपने फीस जो है आरओसी की भरनी है। बट आप वो कैपिटल रेज करे या नहीं करे वो आपकी मर्जी है। पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम, ठीक है। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख चाहिए इसके लिए, और पेड अप कैपिटल जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आप ऑथराइज्ड कैपिटल को 1 लाख से ऊपर बढ़ा सकते हैं? आंसर इज यस। मिनिमम की बात हो रही है, आप 10 लाख चाहे 20 लाख चाहे आपने जितना आपको फीस भरना है उसके हिसाब से ऑथराइज्ड कैपिटल कर लीजिए, लेकिन पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि अगर तो कंपनी की जो है एक ही बंदा है, एक ही डायरेक्टर, एक ही मेंबर इसको चला रहा है, तो अगर ये मेंबर कल को इंसॉल्वेंट हो गया, इनसेन हो गया, या कोई इनकैपेसिटी आ गई, या कल को ये बंदे की डेथ हो गई, तो उस केस में कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि कंपनी किसी बंदे के डेथ से बंद नहीं होती, कंपनी को लॉ बनाती है और लॉ ही इसको चलाती है। तो इसमें प्रोविजन क्या है कि इस बंदे ने अपना एक नॉमिनी रखना होता है। जब ये कंपनी बनती है तो ये जो 1% कंपनी में जो एक बंदा है जो एक कंपनी बना रहा है, इसको जो है अपना एक नॉमिनी रखना होता है कि इन इवेंट ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी नॉमिनी कौन रहेगा। और अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है जो ने प्रोवाइड किया है, सपोज डेथ इंसॉल्वेंसी, तो उस केस में जो नॉमिनी है वो इस कंपनी का नेक्स्ट जो है डायरेक्टर या मेंबर जो है बनेगा। तो कुल मिला के कंपनी की सक्सेशन जो है वो परपेचुअल रहती है। इस एक बंदे की डेथ से ये कंपनी बंद नहीं होती। थ्रू नॉमिनी जो है ये कंपनी फिर भी हमारे पास जो है इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस जो है रहेगी। इसका एक और ये है कि इसकी इनकॉर्पोरेशन बहुत इजी है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगता है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और इसमें जो रेगुलेशंस है वो कम होते हैं, क्योंकि पता है सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी है, सॉर्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, लेकिन इसमें क्या है जो रेगुलेशन है वो कम रहती है। इसमें वो भी नहीं करना आपने, ये भी करना है, बैलेंस शीट भी आप लोगों ने पब्लिश करनी है न्यूज़पेपर में या किसी पब्लिक फोरम पे, ऐसा कुछ नहीं, इसमें वो सब चीजें नहीं रहती है। आपको इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतनी मीटिंग्स करनी है, इतना कुछ करना है, वो सब रेगुलेशन इसमें नहीं होती। लेकिन बाकी जो कंपनी वहां पर रेगुलेशन होती है कि आपने कितने टाइम में मीटिंग करनी है, कब बोर्ड मीटिंग बुलानी है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कितने डायरेक्टर होल टाइम होने चाहिए, कितने डायरेक्टर पार्ट टाइम होने चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो सब लेकिन यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है। और बात क्या है कि जो लाइबिलिटी है वो मेंबर्स की रहेगी लिमिटेड, ये चीज आपने याद रखनी है। लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो रहेगी लिमिटेड, लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो रहेगी लिमिटेड, बिकॉज हमेशा भी पढ़ा है कि कंपनी में आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। तो एज अ सोल प्रोपराइटर आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप अपने आप को एज कॉर्पोरेट रजिस्टर करके अपनी लाइबिलिटी को जो है वो अनलिमिटेड से क्या है लिमिटेड में जो है वो कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है ओपीसी का, ये पहले एप्लीकेबल नहीं था। तो 2013 के जो कंपनी एक्ट है उसमें ही जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में यही सब बातें, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा के लिए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब आप एक चीज को पहले समझ लीजिए, कंपनी एक्ट ने क्या किया है, कंपनी एक्ट ने प्राइवेट कंपनी को जो है वो डिफाइन कर लिया कि प्राइवेट कंपनी हम किसको कहते हैं। उसके बाद जो बचती है वो सारी क्या होती है, पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली आपने प्राइवेट कंपनी को समझना है, तो आपका फिर जो है पब्लिक कंपनी जो है वो खुद समझ आ जाएगी। बस दो चीजें आप समझेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा स्लाइड में। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लिखती है, पीवीटी लिमिटेड, जो भी इसको नाम रखना हो, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी है। आप प्राइवेट कंपनी समझेंगे। प्राइवेट कंपनी आप इस तरीके समझ लीजिए कि 2 या 5 या 7 या 6 लोग हैं, ये मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं एज अ फर्म या जैसे भी कर रहे हैं, तो अब अपने आप को ये कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज, इसका स्टेक नहीं रहता। स्टेक का मतलब क्या है, ओनरशिप।
इसका स्टे नहीं रहता। तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी। पब्लिक स्टे का क्या मतलब है, दो रिस्ट्रिक्शंस है, दो रिस्ट्रिक्शंस को आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती, वो कैपिटल जो है वो रेज नहीं कर सकती पब्लिक से। वो क्या करती है, वो इनवाइट नहीं करती है कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। यानी 3 या 4 लोग या 5 लोगों का फैमिली बिजनेस है, इन्हें अपने को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल पब्लिक से रेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इनकी पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि कैपिटल पब्लिक से रेज नहीं करेंगे, डिपॉजिट पब्लिक से रेज नहीं करेंगे, और तीसरा क्या है कि जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी कंपनी में जो इंटरेस्ट है, हर किसी का जो शेयर है कंपनी में, अपना जो शेयर है उसका, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आप इसको सेल नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर तो ये 3 कंडीशंस कोई कंपनी अपने शेयर पे लगाती है कि कैपिटल पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, पब्लिक से, पब्लिक एज अ लार्ज, लोन वगैरह की बात नहीं हो रही, डिपॉजिट की बात हो रही है, और तीसरा रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर जो है आप किसी को भी बाहर जाके बेच नहीं सकते, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेटली क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट है। ठीक है, या इसको एक और नाम भी होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी। 2 या 5 या 6 लोग मिलके इस कंपनी को पूरा जो 100% जो है वो ओन कर रहे हैं, आपस में रिश्तेदार, आपस में दोस्त है, और इन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि कोई भी बंदा अपना जो कैपिटल है, अपना जो स्टेक है, ओनरशिप है, वो बाहर जो है वो नहीं दे सकता। तो ऐसी कंपनी की क्या गुंजाइश है, आंसर इज यस, ऐसी कंपनी जो है उसकी गुंजाइश हमारी कंपनी एक्ट में है। तो क्या कहां पे लिखा है, कंपनी एक्ट को सॉरी प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 268 में। सेक्शन 2 में बेसिकली सारी डेफिनेशंस है कंपनी एक्ट की, अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। अब अगर एक बंदा होगा तो ओपीसी बना सकता है, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है 200 लोग जो है वो बना सकते हैं। 200 से ऊपर से पहले कंपनी होगी, तो यहाँ पे 2 से 200, मैंने पहले कहा आपके लिए मेंबर शेयर होल्डर एक ही बात है, और उसमें आपके पास 2 डायरेक्टर्स जो है वो होने चाहिए, आपके पास 2 डायरेक्टर्स जो है वो होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेट, तो डायरेक्टर 2 होने चाहिए और मेंबर 2 होने चाहिए। अब क्वेश्चन है क्या मेंबर डायरेक्टर हो सकते हैं, आंसर इज यस। जो 2 मेंबर कंपनी को क्रिएट करेंगे, सब इनिशियल सब्सक्राइबर जो कंपनी को बनाते हैं, वही लोग एज अ डायरेक्टर भी इस कंपनी में रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर रखने हैं और मिनिमम आपको 2 मेंबर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, 2 से 200। इसमें जो पेड अप, यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखा है, पेड अप कैपिटल का मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे नो था, पेड अप के लिए नो था, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख का कैपिटल जो है वो होना चाहिए। और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कल ही बताया था मैंने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे किसी इंडिविजुअल को जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंपनीज को जन्म के बाद क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे लिखा होता है कि आप इनकॉर्पोरेट एज पर लॉ आज हो गए। और इसके अलावा इनको क्या मिलता है, CIN नंबर, ये मैंने कल आपको बताया। तो अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, तो 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ये रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि कोई भी अपना शेयर जो है वो बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता, या ट्रांसफर कर सकता है विद परमिशन, या ट्रांसफर कर सकता है इन लोगों को, ट्रांसफर कर सकता है इतने सालों बाद। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपने शेयर्स पे, शेयर्स के ट्रांसफर पे, तो ये इसका मतलब कि ये प्राइवेट कंपनी है। दूसरा, ये कोई भी इनविटेशन पब्लिक से नहीं मांगेंगे, किसके लिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी अपने पेपर में ऐड निकालेंगे, या अपना IPO निकालेंगे, या अपना मार्केट में शेयर बेचेंगे ना, ये पब्लिक से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं लेते। एज अ लोन ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एज अ डिपॉजिट या एज अ शेयर कैपिटल ये लोग पब्लिक से पैसा नहीं उठाते, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और इनकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, वो तो लिमिटेड ही होगी, क्योंकि कंपनी की किसी लाइबिलिटी हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज में अभी बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होती, रेगुलेशंस होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। हमने लिखा रेगुलेशंस लिमिटेड, यहाँ पे भी है लिमिटेड रेगुलेशंस। इन पर भी जो है सारे जो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। सपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको रखना है कि नहीं, कुछ कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर भी रखना होता है, वो सारा एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें इनके एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बाकी सारी चीजें वो एप्लीकेबल है किन पे, पब्लिक कंपनीज पे। अब पब्लिक कंपनीज क्या हो गई, उसका उल्टा,
पब्लिक कंपनी डिफाइन हुई है 271 में, ये चीज पे आप याद रखेंगे। अब पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर्स की बात हो रही है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और 7 मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब होता है, फिर से मैं बताता हूँ, शेयर होल्डर्स आपके लिए। तो 3 डायरेक्टर और 7 मेंबर्स आपको मिनिमम होने चाहिए अगर आप ये कंपनी जो है पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर पे कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम नंबर पे जो है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मेंबर्स, मैक्सिमम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको कल इसलिए कहा था 1 to इन्फिनिटी, इसलिए कल कहा था 1 ओपीसी के लिए, 2 आपको चाहिए पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए, और इसके अलावा जो है 7 आपको मिनिमम मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनीज के लिए। इसमें शेयर कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 लाख का आपका मिनिमम शेयर कैपिटल जो है वो इसमें होना चाहिए। इसमें आपको सीओआई तो लेना ही लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, जो कि प्राइवेट कंपनी में नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसके शेयर कहां से मिलेंगे पब्लिक कंपनी के? या तो जब कंपनी पहली बार शेयर बेचेगी, मैंने कल बताया था, जब कंपनी पहली बार शेयर बेचती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी इनिशियल पहली बार पब्लिक में जाके अपने शेयर को बेचती है, जब नई कंपनी कोई फ्लोट होती है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे पास है, उसके बाद वो चाहती है कि वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए वो क्या करती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल के अपने आप को पब्लिक कंपनी में जो है वो कन्वर्ट करती है। बहुत सारी कंपनीज पहले एक प्राइवेट कंपनीज होती है, उसके बाद जब उनका साइज बड़ा हो जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं? खुद को ऐसा पब्लिक कंपनी रजिस्टर करके आईपीओ निकालते हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि कंपनी से आईपीओ आईपीओ निकाला है, पुरानी कंपनीज भी आईपीओ निकाल सकती है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? जब कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर मार्केट में जाके बेचे, यानी कंपनी जो है एडिशनल कैपिटल जो है रेज करे। लेकिन उसके दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर कंपनी के शेयर्स एक बार आईपीओ में बिक गए, उसके बाद आप मार्केट से, स्टॉक मार्केट से उन शेयर्स को खरीद भी सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है? आईपीओ से जो है कंपनी का कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, और बाहर अगर आप ट्रेडिंग करते हो कंपनी का कैपिटल स्टैग्नेंट रहना है, खाली मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक, कैपिटल तो उतना ही रहेगा क्योंकि आप बस ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आईपीओ से क्या होता है? कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ये कंपनीज पब्लिक में जाके अपने शेयर बेच रही है, या इनके शेयर जो है पब्लिक मार्केट में जाके आप खरीद बेच सकते हैं, तो तब हम इसको बोलते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है। और पब्लिक कंपनी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, और रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा होती है। रेगुलेशंस में क्या होती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मोटा मोटा आप इस चीज को आप समझ गए। प्राइवेट कंपनी बेसिकली क्लोजली हेल्ड कंपनी, और जो पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक का स्टेक है एट लार्ज। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा इसमें होमवर्क करेंगे, तो अपने आसपास जो आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी है और पब्लिक कंपनीज कौन सी है। जब भी आप कोई कंपनी का नाम पढ़े, जब भी आप कोई गो थ्रू हो, कोई कंपनी का आप नाम देखे, न्यूज में देखे या अपने आसपास देखे, तो आप एनालाइज करें उसके नाम से और उसके काम से भी कि यह कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो नाम मैं बता दिया, पीवीटी लिमिटेड, ओपीसी के बारे में ओपीसी लिखा होगा, और खाली एलटीडी लिखा होगा तो उसका मतलब ये लिमिटेड कंपनी है, जैसे रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, चलिए ये बेसिकली हो गया टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब इसके बाद मैंने कहा था आपको एलएलपी पढ़ना है। अब एलएलपी का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं फिर आप समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे कि एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया क्या, इन दोनों के बीच में ये आया कैसे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा फीचर कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी, ये बार बार हम रिपीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका? लिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और कंपनी का सबसे बड़ा फीचर क्या है? सबसे बड़ा फीचर जिससे कंपनी यूनिक बन जाती है, सॉरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इसका जो है लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनी को डिस्टिंग्विश करती है सबसे, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अपने शेयर आपने सब्सक्राइब किया। और कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? रेगुलेशंस। जैसे आपने कंपनी बनाई तो आपको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं,
ये बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, साल के बाद बैलेंस शीट अपलोड करो, इतने डायरेक्टर होने चाहिए, इतना आपको CSR करना है, वो करना है, ये करना है, वो भरो, ये रिपोर्ट भरो। तो रेगुलेशंस जो है बहुत ज्यादा आप पे एप्लीकेबल हो जाती है जब एक बार आप कंपनी बनाते हैं। ठीक है। अब एक बिजनेस को पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट होने में, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक में, क्या हिंड्रेंस आती है कि उसको ये लगता है कि अगर मैं कंपनी में आऊंगा तो मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड हो जाएगी, ये तो मेरे पास फायदा है, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी मेरा क्या है, मेरा कोई अनरेगुलेटेड एनवायरमेंट है, अब मैं आ जाऊंगा रेगुलेटेड एनवायरमेंट में, तो इसका नेगेटिव पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में वे आउट निकालने के लिए एक नया फॉर्म जो है, इसको लीगल रिकॉग्निशन मिली, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें ये कहा गया, LLP एक्ट 2008 इसके लिए है, जो कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए है। तो ये सारा जो है MCA की साइट से मैंने कॉपी किया हुआ, उसको मैं लिख देता हूँ, ये सारा मैंने MCA की साइट से कॉपी किया है, आपकी बुक पे भी MCA की साइट से ही कॉपीड है। अब ये बीच में ये वे आउट निकाला, ये वे आउट क्या है, इस वे आउट में क्या करते हैं, इसके जो बेनिफिट्स है और इसके बेनिफिट जो है, दोनों को क्लब करके ये बनाया गया। तो क्या बेनिफिट है, LLP ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, लेकिन रेगुलेशंस क्या रहेंगे, मिनिमम। यानी आप हो तो पार्टनरशिप ही, कि आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉर्पोरेट। अब इसको ना पार्टनरशिप का नाम दिया गया, ना कॉर्पोरेट का नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बाकी सब चीजें सेम है, आपको एग्रीमेंट वैसे ही बनाना है, पार्टनर वैसे ही रहेंगे, मार्केट शेयर वैसे रहेंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। और ये भी MCA की साइट पे ही आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, MCA की साइट पे आपको मिल जाएगा। तो आपके नाम के पीछे क्या लगेगा, LLP, ABC लिमिटेड, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये अब इसमें क्या है, इसमें एक टर्म है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, इसमें डायरेक्टर नहीं रहता, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी वो पार्टनर जिसपे सारी रेगुलेटरी जो लॉ है जो एक बनाएगा, जिसका क्या प्रोसीजर है, साइन करेगा इसके रिटर्न्स को, डॉक्यूमेंट्स, उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा। पार्टनरशिप की डिसएडवांटेज को बाहर निकालो और कंपनी के एडवांटेज को क्लब करके एक नया फॉर्म बनाओ। अब जो ये सारा टेक्स्ट है, ये मैंने कॉपी किया है कहां से, MCA की साइट से, वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा जहां पे जरूरत है। LLP is an alternative corporate business form that gives benefits of limited liability of company and the flexibility of partnership। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसका फायदा भी आपको मिलेगा, और पार्टनरशिप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि ज्यादा रेगुलेशंस, रेगुलेटरी प्रोहिबिशन ज्यादा नहीं है। तो उन दोनों को क्लब करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाया गया, ऑल्टरनेट टू बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है। अब LLP कैन कंटिन्यू its existence in respect of changing partners capable entering into contract holding a name। इसका क्या मतलब है, सेम वही चीज। LLP जो हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप की अलग एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन LLP के केस में ऐसा नहीं है। LLP की आपके पास एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। क्यों, पॉइंट सेम वही है, इसको अंडर लॉ बनती है, अंडर एग्रीमेंट नहीं बनती, अंडर लॉ बनती है। जब ये अंडर लॉ बन गई तो इसका जो एंड है वो भी अंडर लॉ ही होगा। तो इसका मतलब LLP और फर्म में एक मोटा फर्क क्या है कि फर्म में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, LLP कंटिन्यूज टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कल में सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसका क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ये मैंने कल आपको यहाँ पे बताया था, ये तो हमने कल पढ़ा था। देखिए, एक तो आर्टिफिशियल पर्सन भी है और सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। तो LLP में ये दोनों फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि MCA की साइड पे जाके अंडर लॉ बनती है। ठीक है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म आपकी जो है एज LLP काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट, ये तुम्हें पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, अब LLP में कुछ एलिमेंट्स कॉर्पोरेट के हैं, मतलब कंपनी के हैं, और कुछ एलिमेंट्स पार्टनरशिप के हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड किसका, हाइब्रिड किसका, मिक्सचर, कंपनी का और पार्टनरशिप का। ठीक है, ये भी MCA की साइड से मैंने आपको यहाँ से कॉपी करके दिया है। अब ये नेक्स्ट आपको समझाएगा कि क्या फर्क है दोनों में। कह रहा है कि अंडर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड सेवरिटी ऑफ अदर फर्म। ये मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के अंडर पार्टनर की लायबिलिटी ज्वाइंट होती है और अलग भी होती है। ही इज ज्वाइंटली लायबल, सेवरिटी लायबल। उसका मतलब होता है वो इंडिविजुअली भी लायबल है सारे फर्म के एक्ट्स के लिए, और ज्वाइंटली भी है, उसको अलग भी पकड़ सकते हैं, एज अ फर्म भी उसको कल को फर्म के एक्ट के लिए जवाबदेही है। तो हमने पढ़ा था। लेकिन अंडर LLP जो है
पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, उसका जितना शेयर होता है, और किसी पार्टनर को बाइंड नहीं किया जाएगा। अगर कोई और पार्टनर या फर्म जो है वो कुछ काम करती है, उसके लिए जो है पार्टनर को बाइंड नहीं किया जाएगा। कल को और कोई पार्टनर जाके फ्रॉड करे, डिफॉल्ट करे, मार्केट से पैसा उठाए, ठीक है, तो उसका बर्डन जो है वो दूसरे पार्टनर्स पे या एलएलपी पे जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलएलपी और फर्म के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो समझा रहा है इन दो पॉइंट्स में। अब नेक्स्ट बता रहा है एलएलपी और कंपनी के बीच में क्या फर्क है। यहाँ पे कम 2013 करेंगे 13। अच्छा, अब एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क है। ठीक है, एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क है कि कंपनी की गवर्नेंस जो है वो कंपनी 2013 के हिसाब से होगी, लेकिन एलएलपी में जो स्ट्रीम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि अनलाइक जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, उसकी तरह एलएलपी में भी जो है पार्टनर्स एग्रीमेंट जो है वो बनता है। ठीक है, बेसिक फर्क वही है कि ये जो कॉर्पोरेट कंपनी है और हमारे पास जो पार्टनरशिप फर्म है, उन दोनों के वर्च्यूज को जो है वो क्लब जो है उसको करने के लिए एलएलपी का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है, और ये आपके सिलेबस में जो है उन्होंने डाला है। अब मुझे नहीं पता कि आजकल एग्जाम में पूछते हैं नहीं पूछते, लेकिन ये है कि आपको आज की डेट में इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको आज की डेट में इस चीज का जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट पार्ट है, इसको मैं बुक से ही करवा देता हूं आपको। ये लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये आपके लिए कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, क्योंकि जब आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है तो अब ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, 2.7 क्या बोलता है यहाँ पे, ये है कि सपोज अब मैंने या आपने डिसाइड किया कि हम कोई बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस जो है स्टार्ट करते टाइम हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए, पर गिनवा देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले एलएलपी डालने का। कंपनी में आपके पास ऑप्शन क्या है, आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी ये सब खोल सकते हैं, और लास्टली आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसको खोल सकते हैं। तो लेकिन जब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करना है, तो उसके लिए जो है आप क्या क्या डिसीजंस को जो है, आप क्या क्या चीजों को जो है वो माइंड में लेंगे, तो वो चीज के लिए क्वेश्चन है। तो अब यही लिख रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेस स्टार्ट करते टाइम क्या क्या चीजें डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो उसको दिमाग में रखना, नेचर ऑफ बिजनेस, कि मेरा नेचर जो है बिजनेस का वो क्या है। ठीक है, जब मुझे अपना बिजनेस का नेचर पता होगा तो उस नेचर पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि क्या ये बिजनेस मुझे एज अ सोल प्रोप्राइटर करना चाहिए या मुझे एज अ पार्टनरशिप करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें टेक्निकल नो हाउ चाहिए, सपोज आईटी बिजनेस है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो अकाउंटेंसी और ऑडिट की है। अब मैं कोई आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस मेरे दिमाग में आया कि मैं आईटी में कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं आईटी में एज अ सोल प्रोपराइटर काम करूंगा तो मुझे पता है कि मुझे नो हाउ है ही नहीं, तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है कि मैं किसी आईटी वाले बंदे के साथ पार्टनरशिप करूं। अब मैं किसी आईटी वाले बंदे को एज अ एम्प्लॉय लूंगा तो एम्प्लॉय तो बिजनेस का इंटरेस्ट लेगा नहीं, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी से मतलब है। तो बिजनेस में उसका ओनरशिप या स्टेक डालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आईटी वाले बंदे को लूंगा और उसको कुछ इक्विटी या कुछ बिजनेस शेयर जो है इसमें पार्टनरशिप में दूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस अगर मैं वहां पे देखूं तो वहां पे मेरे लिए प्रोप्राइटरशिप जो है, सॉरी पार्टनरशिप जो है वो सूट करेगा। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बिजनेस है, सपोज अब कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी नो हाउ मुझे खुद है, ठीक है, या कोई ऐसा बिजनेस में टेक्निकल नो हाउ की जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई शॉप खोलनी है उसमें टेक्निकल नो हाउ की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे मैं क्या करूं, मैं सोल प्रोप्राइटर भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं अकेले इतना पैसा तो नहीं लगा सकता, तो वहां पे मुझे पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है, बात ये है कि आपके बिजनेस का नेचर जो है, ये इसमें टेक्निकल नॉलेज कितनी चाहिए, इसमें पैसा कितना लगेगा, इसमें कैपिटल कितना लगेगा, इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसमें टेक्निकल नो हाउ की रिक्वायरमेंट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, इन सारे फैक्टर्स को मिला के मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप पे करना है या पार्टनरशिप पे करना है या कैसे करना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके इस डिसीजन में। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो ये बहुत सिंपल सी बात है,
अगर मुझे बिजनेस लोकलाइज्ड करना है, लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है, मेरा बिजनेस का ऑपरेशन सपोज ऑपरेशन एरिया है श्रीनगर सिटी, तो एक लोकलाइज्ड बिजनेस हो गया, तो इसके लिए एक बंदा काफी है। लेकिन अब अगर मुझे नेशनल लेवल पे करना है या स्टेट लेवल पे करना है, तो क्या मैं हर पार्ट पे फोकस कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तो इसके लिए मुझे हो सकता है कि कल को पार्टनर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लेने पड़े या अलग अलग स्टेट से लेने पड़े या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसका ये मतलब है कि मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना ज्यादा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लूंगा। कल को मुझे एक्सपोर्ट करना है, कल को मुझे मल्टीनेशनल काम करना है, तो फिर वो एज अ प्रोप्राइटर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए फिर आपको कंपनी या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन भी डिसाइड करता है कि मेरा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या रहेगा। ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत ही आसान है। अगर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिटेड है तो मैं एज अ प्रोप्राइटर काम करूंगा। और कैपिटल चाहिए तो पार्टनर्स लूंगा, और कैपिटल चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्लोट करूंगा, और बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए पब्लिक से तो फिर पब्लिक कंपनी फ्लोट करूंगा। तो जितना ज्यादा मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करता रहूंगा। तो ये चीज तो बहुत आसान है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। इसके बाद क्या नेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ठीक है, सेम बात वही है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अगर वॉल्यूम कम है तो फिर प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर पार्टनरशिप या कंपनी बनानी पड़ेगी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या मैं अपने सारे रिस्क खुद उठाना चाहता हूँ। अगर मैं रिस्क सारे खुद लेना चाहता हूं तो मैं तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो काम करूंगा। अगर मैं अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं पार्टनरशिप करूंगा ताकि रिस्क शेयर हो। और अगर मैं अपने रिस्क को लिमिटेड करना चाहता हूँ तो मैं एक लिमिटेड कंपनी जो है उसको फ्लोट करूंगा। तो तीन कैटेगरीज है। इफ आई वांट टू गो सोलो तो मैं अपने पास प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा, तो रिस्क सारा मेरा है। ठीक है, रिस्क सारा मेरा है। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, डाइवर्सिफाई या डिवाइड करूंगा, पार्टनरशिप खोलूंगा। उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, लिमिटेड करूंगा, तो एक पब्लिक लिमिटेड या एक लिमिटेड कंपनी जो है उसको खोलूंगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड, अगर मैं चाहता हूं कि सारा कंट्रोल मेरा रहे तो क्या मैं करूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पूरा कंट्रोल रखना चाहता हूं, अगर मैं कंट्रोल को अपना क्या करना चाहता हूँ, शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद पार्टनरशिप या कंपनी की तरफ आऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डायरेक्ट कंट्रोल सारा मेरा रहेगा। लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो कल को मुझे अपना कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कितना कंट्रोल चाहिए अपने बिजनेस एक्टिविटीज डिसीजन पे, उसके बेसिस पे भी मेरा जो डिसीजन है वो रहेगा। अब रियल लाइफ में देखेंगे कि बहुत लोग जो है वो अपने बहुत सारे काम जो है वो सिंगल हैंडेडली करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने डिसीजन मेकिंग में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है। बिजनेस की कंटिन्यूटी, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है उसमें कंटिन्यूटी जो है वो गारंटीड नहीं है। कंपनीज में क्या है, कंटिन्यूटी जो है वो लिमिटेड है, बिकॉज कंटिन्यूटी इज इंडिपेंडेंट, या जो ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो कंटिन्यूटी है वो हमेशा अंडर थ्रेट रहती है। लेकिन कंपनी में आपकी कंटिन्यूटी है वो परपेचुअल है। तो आप अपनी कंटिन्यूटी के हिसाब से भी डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करना है। बिजनेस सीक्रेट्स मैंने आपको पहले ही बताया, इसके साथ लिंक है। जितना आप कंट्रोल अपने पास रखेंगे सीक्रेट्स उतने कम बाहर जाएंगे, जितना कंट्रोल आप शिफ्ट करेंगे सीक्रेट्स उतने आपका जो है वो बाहर जाते रहेंगे। तो ये और ये जो आपस में लिंक है, तो इन दोनों को लिंक करके आप डिसीजन ले सकते हैं मुझे कितना कंट्रोल रखना है, कितने सीक्रेट्स में अपना बाहर जो है वो देना चाहता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप 3 या 4 लोग ऐसा पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो चारों को कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में पता होगा, और पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा जाके वो बाहर बता दे और बिजनेस जो है वो सफर हो सकता है। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि बिजनेस सीक्रेट्स आप कहां तक सीक्रेट रखना चाहते हैं। उसके हिसाब से जितने कम लोग आप रहना चाहेंगे उतने आपके सीक्रेट्स जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। और लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये भी आपको पता है कि जितना जितना आप सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर पार्टनरशिप से लेकर फर्म तक जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज और रेगुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आप रेगुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप सिंपली एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करें। अगर आपको थोड़ी बहुत रेगुलेशन फॉलो करनी है तो आप पार्टनरशिप फर्म में आए। और अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशन में आप काम करना चाहते हैं और आपकी मजबूरी है, तब आपको कॉर्पोरेटिव या कंपनी में जो है वो आना पड़ेगा, कि वहां पे जो है रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली अपना बिजनेस का नेचर, अपने बिजनेस का स्केल, अपने बिजनेस का वॉल्यूम, कंट्रोल, बिजनेस सीक्रेट, कैपिटल
लायबिलिटी स्ट्रक्चर, इन सब को आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस जो है वो करना पड़ेगा। कभी क्या होता है कि एज अ सोल प्रोप्राइटर आप बहुत कामयाब होते हैं और पार्टनरशिप में आके आपका बिजनेस कामयाब नहीं होता। कभी एज अ सोल प्रोप्राइटर बहुत नुकसान कर रहे होते हैं, आप फर्म में आके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वो सारा आपको अपना बिजनेस का जो है वो वर्कआउट करना पड़ेगा इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आपके लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितने भी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 में आपके पास क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू जो बुक में दिए गए हैं, और जो भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है वो सारे आप बिना आंसर देखे एक बार अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई भी डिफिकल्टी है कोई आंसर समझने में या कोई चीज समझने में, तो आप मेरे साथ वो मेरी नोटिस में लाएंगे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी तक हमारे 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी डिफिकल्टी है तो मेरी नोटिस में लाइए। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।